पिछली जो वीडियो थी हम तकनीकी कारणों से पूरा नहीं कर पाए, कुछ तकनीकी परेशानियाँ हो गई थी। तो मैं जो 1857 की क्रांति पढ़ा रहा था, जिसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। तो उस लिंक में आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो था वो अधूरा रह गया था। तो वहाँ मैंने 1857 की क्रांति के जो कारण थे उन पर चर्चा की थी, और फिर प्रारंभ पर पहुँच गई थी, प्रारंभ कैसे हुई थी। फिर वहीं हमारे ये जो वीडियो पूरी नहीं हो पाई, तो उसके आगे हम बढ़ाता हूँ मैं अभी से। तो मैं इसे बताना चाहता हूँ कि जो प्रारंभ हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था कि दिसंबर 1857 में एक इनफील्ड राइफल नाम से एक बंदूक आई थी। और उस बंदूक में जो कारतूस था वो गाय और सूअर की चर्बी का गिरता था। धीरे धीरे यह बात बंगाल, जनवरी 1857 में बंगाल में पहुंची, और वो फिर वह बात धीरे धीरे बढ़ करके मेरठ बैरकपुर छावनी तक आ जाती है। वहाँ वो बात मंगल पांडे को पता लग जाती है कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी के है, जिस कारतूस को हम मुँह से निकाल के फेंकते हैं या यूज करते हैं बंदूक में जिस भी तरह से। तो फिर उसने इसका विरोध किया। तो फिर वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कहा कि तुम इस बंदूक को क्यों यूज नहीं करोगे। तो उसने कहा हम इसे यूज नहीं करेंगे। उन्होंने, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने मंगल पांडे को बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर दिया। उत्तेजित करने के बाद उसे गुस्सा आ गया मंगल पांडे जी को। तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को मार, दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इससे फिर वो वहाँ से भाग गए। तो इसके बाद 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने मंगल पांडे जी को पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी। इसके बाद 10 मई 1857 को ये हुआ कि मेरठपुर की जो बैरकपुर छावनी थी वहाँ एक शस्त्रागार था। तो शस्त्रागार को जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने शस्त्रागार को लूट लिया, और वहाँ जो हमारे भारतीय मूल के जो सैनिक थे जो बंदी बना रखे थे उन्हें छुटा लिया। और फिर उन्होंने ऐसे करके वहाँ पर जो मेरठ की जो छावनी थी उस पर पूरा अधिकार कर लिया भारतीय मूल के सैनिकों ने। और इसके बाद मेरठ पर अधिकार करने के बाद फिर वो पहुँच गए दिल्ली। दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ थे हमारे जो मुगल बादशाह थे अंतिम, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो उन्होंने वहाँ जाकर अपने जो, इसके बाद उन्होंने लाल किले पे भी कब्जा कर लिया था। उसके बाद गए थे उसके बहादुर शाह जफर के पास। तो उसके वहाँ पहुँच करके उन्होंने अपनी जो इसकी कमान क्रांति की, जो उन्होंने क्रांति की थी, इसकी कमान उन्हें सौंप दी। वहाँ सौंपने के बाद उन्होंने जो मुगल बादशाह थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो इस लायक नहीं थे कि इसका कुशल रूप से नेतृत्व कर सकें। तो उनका एक व्यक्ति था जो उनका अच्छा सेनापति के रूप में जाने वाला बख्त खां। तो उसने दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से ये क्रांति मेरठ से होकर के दिल्ली पहुंच गई, और फिर इस तरह से ये बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अवध जो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है उसमें पूरे में फैल गई। तो इस तरह से ये क्रांति प्रारंभ हुई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रारंभ के बाद इसका विस्तार कहाँ तक हुआ इस क्रांति का। अगर इस क्रांति के विस्तार की बात की जाए तो यह केवल अवध उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद ये पहुंचा बिहार में, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, झांसी तक। तो इस तरीके से यह केवल भारत के कुछ हिस्सों तक ही फैल पाया, जिससे इसे व्यापक रूप से पूरे भारत स्तर पर यह क्रांति नहीं हो सके। तो यह केवल भारत के कुछ हिस्सों तक ही है क्रांति सीमित रह गई। फिर अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसी क्रांति की असफलता क्यों हुई क्रांति। अगर यह क्रांति असफल हुई, इसके बारे में सबसे पहला अगर एक बिंदु आता है तो वो बिंदु आता है कि यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थी, मतलब पूरे भारतीय स्तर पर नहीं, भारत के स्तर पर नहीं थी। यह जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत में केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार के आसपास के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी, और ग्वालियर, मध्य प्रदेश तक। तो ये पूरे भारत में जो भारत को उत्तर भारत पड़ता पूरा वहाँ तक नहीं आ पाया, ना दक्षिण भारत तक ही आ पाया। तो इस तरह से केवल थोड़े से भाग में सिमट करके रह गए। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसमें जो नेता थे वो क्षेत्रीय स्तर तक के नेता थे, केवल क्षेत्रीय स्तर तक के। एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता नहीं था, केवल क्षेत्रीय स्तर तक के नेता थे। तो इसे कुशल नेतृत्व नहीं मिल सका इस क्रांति को। और जो क्रांतिकारी थे जो इसमें नेतृत्व कर रहे थे, उनके कुछ निजी स्वार्थ भी थे। वो राष्ट्र के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थों के लिए लड़े थे। इसमें देखा जाए तो सर्वप्रथम नाना साहेब जो कानपुर से थे, वो बाजीराव पेशवा द्वितीय के गोदलीय पुत्र थे, जिसे दत्तक पुत्र बोलते थे। तो जो लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध सिद्धांत बनाया था, उसके अंतर्गत जो गोद निषेध, जो अगर कोई शासक मर जाता था तो उसके रजवाड़ों को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता था, जैसे मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसमें मिला दिया जाता था। तो उसके बाद जब
बाजीराव पेशवा का अपने कोई अपनी संतान नहीं हुई, उसकी बायोलॉजिकल संतान नहीं हुई कोई, तो उन्होंने अपना बच्चा गोद ले लिया, जैसे वो नाना साहब के नाम से जाना जाता है, जिनका दूसरा नाम धुंधुपंत भी था। तो उन्होंने क्या, उनको वहाँ से हटा दिया, ब्रिटिश शासन ने उन्हें हटा दिया वहाँ से, और उन्हें बिठरू भेज दिया पेंशन देगी। तो इससे वो बहुत ज़्यादा खफा हो गए, और खफा होकर के वो एक मुस्लिम नेता थे, उनके साथ पूरे भारत स्तर पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रचार करना चालू कर दिया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो नाना साहब का निजी स्वार्थ था, अगर वो नाम से उनके शासन छीन थे तो क्या वो इस क्रांति में भाग लेते? नहीं लेते, क्योंकि उनके शासन छीन लिया था, उन्हें पेंशन दे के भेज दिया, इसलिए वो लड़े। तो एक तरह से उनका निजी स्वार्थ था। फिर हमारे ग्वालियर के थे तात्या टोपे, वो उन्होंने कई मोर्चों पर अंग्रेज सेना को हराया था, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की बात आती है, जिन्होंने झांसी से इसका नेतृत्व किया था। तो झांसी से जब उन्होंने नेतृत्व किया, तो झांसी से नेतृत्व करते समय जैसा आपको पता होगा कि उनके पति का नाम था गंगाधर राव, तो उनके भी कोई अपनी संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था जिसको हम जानते हैं दामोदर राव थे। वही डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत जो गोदने से सिद्धांत था। तो इसी तरह से जैसे उन्हें भी वो शासन नहीं मिला उसके बच्चे को, क्योंकि वो उनको गोद लिया था। तो ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ अभियान चालू कर दिया। तात्या टोपे हो गए, इस तरह से लखनऊ से बेगम हजरत महल थी जो इसके खिलाफ प्रचार कर रही थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रचार कर रही थी। वो प्रचार कर रही थी कि कैसे ये लोग हम पर अत्याचार करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र से क्षेत्रीय स्तर के नेता थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं था। तो इसलिए यह क्रांति असफल हुई। एक कारण इसका यह भी रहा कि जो इससे आम लोगों का साथ नहीं मिला, केवल यह कुछ रजवाड़ों के लोगों तक, कुछ सैनिकों की सीमित रह गई है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर ना तो नेतृत्व मिला, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर साथ मिला लोगों का, केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों का साथ रह गया। तो यह क्रांति स्तर पर इस मारे असफल रही। अब बात करते हैं इसके परिणाम की। 1857 में क्रांति जब खत्म हो गई तो ब्रिटिश सेना को, ब्रिटिश शासन को लगा कि इस तरह से तो ये भारतीय हमसे हमारा शासन छीन लेंगे। तो उन्होंने इसके बाद 1858 में जो पहले भारत गवर्नर जनरल बने थे, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे, उसके बाद 1858 में उन्होंने क्या किया, वायसराय पद लिया है। वायसराय पद लिया जिसमें उन्होंने जो भारत में जो शासन प्रणाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से छोड़ करके वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी। अब पहले जो इस समय तक 1857 क्रांति के समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से शासन ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया। और ब्रिटिश शासन के हाथों में चले जाने के बाद वहाँ की जो रानी होती थी वो वहाँ से कमांड करती थी, अपने लंदन से। वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के हाथों चली गई, वहाँ पे उनका सचिव होता था, जब लंदन में रहता था। वो भारत में वायसराय जो गवर्नर जनरल होता था उसे वायसराय बना दिया गया, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। और वही वायसराय अपनी रिपोर्ट भेजता था लंदन में सचिव को, सचिव रिपोर्ट करता था महारानी को। तो इस तरह से जो उसके बाद 1857 क्रांति के बाद जब भारत में ये जो ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश शासन के हाथों में आ गया और ज़्यादा मंदी से लागू हो गई। तो इसके बाद हम कल आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे भारतीय पुनर्जागरण।